स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपन का कंप्लीट हो गया है ना, मतलब सवाल तो अपन करेंगे, कई सारे सवाल भी करे थे। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो, हेडिंग डालो आप, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है ना? तो बोर्ड पे देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे कोई पार्टिकल है और आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये जो वेलोसिटी, ये जो स्पीड होती है, स्पीड ये समय के साथ चेंज होती रहती है। इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल moving on circle is changing with time, then circular motion is called non-uniform circular motion। non-uniform सर्कुलर मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। सही है बात? तो बोर्ड पे देखो, जैसे मैं चित्र बनाता हूं इसका, ये तो वेलोसिटी है, फंक्शन ऑफ टाइम की होगी, तो यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है dv अपॉन dt, इससे लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये स्पीड का चेंज होने की रेट होगी, और ये जो कहलाती है, ये कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है, जो कि स्पीड को चेंज करता है। क्लियर है क्या बात? यहाँ से हम ओमेगा नहीं लेंगे? ओमेगा भी लेंगे, ओमेगा तो अलग चीज है, मतलब ओमेगा तो है ही सही, वो तो हमेशा v r ओमेगा वेक्टर फॉर्म में v ओमेगा क्रॉस r, किसी भी इंस्टेंट पर जब इसकी लीनियर वेलोसिटी बदल रही है तो ओमेगा भी बदलती रहेगी। Yes. तो यहाँ पे जो पीरियड को लीनियर का ये ना, सॉरी, दोबारा से बोलना। सर ये सर्कुलर की तो वेलोसिटी है ना, ये vt मतलब किसी पॉइंट की, इसी पार्टिकल की किसी पॉइंट पर स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। ओके, ठीक है। हाँ, अभी मतलब आपको इसमें काफी चीजें पता लगेंगी फिजिक्स की ओर, है ना? मैंने जो लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा है। सेम। अच्छा, तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो इसमें दो प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे। कौन कौन से एक्सेलरेशन? एक तो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्लियर है क्या? दूसरा होगा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन बोले या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले, बात तो एक ही है।
तो AR बोले या AC बोले, और वो जो होगा वो V स्क्वायर अपॉन R या R ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, ये है। तो बोर्ड पे देखो, अब देखो, यानी कि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो उसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए काम आएगा, जैसे ये है। एक तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, ये होगा ए टोटल एक्सेलरेशन। यानी जो टोटल एक्सेलरेशन होगा सिस्टम पार्टिकल का इस पॉइंट पे, वो कैसे होगा? ए टेंजेंशियल प्लस ए आर वेक्टर। लेकिन एटी और ए आर दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा एटी स्क्वायर और ए आर स्क्वायर। जो 80 होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 80 को लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड इट इज इक्वल टू dv अपॉन dt का स्क्वायर। और जो ar होगा, ar को हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ये होगा। किसका? जो AR वाली एक्सेलरेशन है सेंट्रीफ्यूगल। अरे ये तो बेटा निकलवाया था ना, वो निकलवाया था ना सेंटर की तरफ, वो ए v स्क्वायर अपॉन r नहीं निकलवाया था, r ओमेगा स्क्वायर। वो प्रूफ कराया था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो मैं तो v इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर याद आ। हाँ हाँ, वो r ओमेगा स्क्वायर है ना, दोनों सेम है। यस सर। हां, तो ये है, कॉपी कर लिया बेटा? एक सेकंड सर। यस सर। एक मिनट। तो बोर्ड पे देखो एक बार, तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंट पॉइंट बना के लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड। क्लियर है क्या बात? इससे तो स्पीड चेंज होगी। और जो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। यदि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है, और अगर जो स्पीड चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से होगी। Yes, sir. दूसरी बात, अब ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे आप फैन को लें, यदि आपका फैन बंद है और यदि आपने स्विच ऑन किया तो जो पंखुड़ी की टिप की स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, और फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूमता रहता है पंखा। लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो पंखे की डायरेक्शन घूमने की तो सेम रहेगी, लेकिन उसमें रिटार्डेशन हो जाएगा और उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ध्यान से देखो, हाँ ऐसे, इफ वेलोसिटी वेक्टर एंड एटी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, यदि ये सेम डायरेक्शन में है देन स्पीड विल इंक्रीज। बात समझ में आई? स्पीड विल इंक्रीज। जैसे मैं इसके नीचे ये डायग्राम बनाना है अपने को कि मान लिया स्पीड बढ़ रही है तो AR तो यहां पे होगा और वेलोसिटी इधर होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर होगा। अभी लिखो, बनाओ, इसे बनाओ। Yes, sir. स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। कब? यदि बोर्ड पे देखो, यदि वेलोसिटी तो ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा ऐसे ही होगा, लेकिन अब की बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. दूसरी बात यहां देखो, अगर जो आप ये देखोगे कि टोटल एक्सेलरेशन इस केस में तो ये होगा और इस केस में टोटल एक्सेलरेशन होगा ये, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Yes, sir. अब यहां देखो, अगर जो मैं इस एंगल अल्फा की बात करूं और ये वेलोसिटी से एंगल अल्फा की बात करूं तो इस केस में जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, जबकि रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा।
ऑब्ट्यूज एंगल। Yes, समझ गई। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। If speed is increasing of a particle moving in circle, then angle between tangential total acceleration, ये टोटल है भाई टोटल, and velocity vector यानी v vector will इंक्रीज, ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन इंक्रीज होगा या बी ऑप्शन डिक्रीज होगा, ये पूछना। इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सर्किल एट कांस्टेंट रेट, ऐसे सर्किल में घूमती है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, So ये constant angle में होना चाहिए। देखो यदि स्पीड बढ़ रही है, मान लो यहां पे v1 है, रेडियस r है, तो ये तो हो गया 80, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ये होगा AR और ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा अल्फा, तो जो tan अल्फा है ये होगा AR अपॉन AT, सही है ना। यस। तो यदि ये इंक्रीज कर रही है स्पीड, तो AT तो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है स्पीड, AT कांस्टेंट है, लेकिन AR तो v² अपॉन r होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, AR तो बढ़ता जाएगा, तो जब AR बढ़ रहा है तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा, फिर तो नहीं यही बात समझ में। तो जो tan अल्फा होगा वो v² अपॉन AT हो गया, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। देखो ये वाला जो AR वेक्टर है ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये वाली लेंथ जो है बढ़ जाएगी, जैसे यहां पे आएगा तो AR इतना हो जाएगा और AT तो इतना हो जाएगा। तो ध्यान से देखो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा यहां पर ये अल्फा और ये अल्फा डैश, तो क्योंकि ये तो क्या है AT, तो AR बढ़ जाएगा, तो AR बढ़ जाएगा तो अल्फा डैश इज ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं।
कौन से ऊपर बैठने वाले क्वेश्चन है देखो हाँ भाई Yes. S इज इक्वल टू 5t स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको इसमें AR बताना है, AT बताना है और 2 सेकेंड पे बताना है, एंगल बताना है वेलोसिटी वेक्टर एंड टोटल एक्सेलरेशन के बीच, है ना। इसकी रेडियस दे देता हूं मैं 4 मीटर दे देता हूं और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है। क्लियर है बात? कॉपी कर लेना तो बोल देना रंस। हाँ सर लिख लिया। तो बोर्ड पे देखो जरा, जब ये स्टार्ट होगा रेस्ट से तो ये पोजीशन डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो वेलोसिटी ds अपॉन dt से निकलेगी और tan t, तो वेलोसिटी भी tan t का हो जाएगा और जो एक्सेलरेशन आएगा at वो तो dv अपॉन dt यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूमना चालू करेगी और u तो 0 है तो t बराबर 2 सेकंड पर ये इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के कहीं पे आ जाएगी, हमें नहीं पता कहां पे आएगी, मान लेते यहां पे आ गई। ये तो t 0 था, ये t 2 सेकंड पे, तो इसकी जो स्पीड होगी यहां पे ये तो 0 हो गया, तो ये जो v होगी u प्लस at से निकाल लेंगे अपन क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो 0 प्लस 10 इंटू t, तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। बोलो। तो अब बोर्ड पे देखो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को रेडियल एक्सेलरेशन बताओ आप। v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
v स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, और ये तो वेलोसिटी है और इधर ही at की भी डायरेक्शन होगी ऐसे करके। तो ar का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर अपॉन r 20 स्क्वायर अपॉन 4 20 अपॉन 4 और ये आ जाएगा 100 ar जो हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? या तो AR भी आ गया। अब सेकंड पोर्शन में था A टोटल, तो बेटा A टोटल कैसे आएगा? बोर्ड पे देखो, जैसे हाँ ये तो AR हो गया और ये AT हो गया ऐसे करके, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके A टोटल आ जाएगा। तो जो A टोटल होगा वो होगा AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 10 है। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1 101 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। थर्ड जो था हमें निकालना है अल्फा। देखो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगा हमेशा। सही है क्या बात? तो ये एंगल अल्फा निकालना है, तो मेरे को बता सकते हो एंगल अल्फा कैसे निकाले? AR पॉइंट, AR कितना है? AR का मैग्नीट्यूड 100 अपॉन 10, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 और अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। A particle starts moving आएगा बेटा। start moving का मतलब है t is equal to 0 पर u0।
ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे हम। मान लिया रेडियस कितनी है इसकी r, और पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, तो एक्सेलरेशन क्या है उसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है। तो u तो 0 थी, अब u 0 थी, तो यहां पे इस पॉइंट पे आप मेरे को रेडियल एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा? वेरी गुड। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? अब देखो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसका क्या रेडियल एक्सेलरेशन भी आता रहेगा। तो इसी पॉइंट पे यहां पे जाकर के मान लेते हैं ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ab हो जाएगा, और इसकी स्पीड कितनी आ गई, मान लिया v, तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा ar। तो ये कह रहा है कि हमें ऐसा टाइम बताओ कि जब ar और at क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो थोड़ा सा ट्राई करो आप, काइनेमेटिक का क्वेश्चन है। मेरा रूट r का एरिया आया। हाँ बेटा बताओ। रूट r बाय a। p कितना है, रूट r बाई ए। वेरी गुड, सही है ना। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, आंसर तो इसका यही है। तो कह रहा है AR बराबर AT होना चाहिए, तो AT तो A है, तो ये होना चाहिए v स्क्वायर अपॉन r, तो r ये हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, r अपॉन a, है ना। तो u तो 0 है यहाँ वेलोसिटी, तो v बराबर u प्लस AT लगा देंगे। u तो 0 था, वेलोसिटी था r into a, 0 प्लस a into t, तो t हो जाएगा रूट r a अपॉन a इसका रूट r अपॉन a, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं तो, है ना, जेईई मेंस वगैरह में, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन लिखो दूसरा, लिखो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्किल of radius r is equal to 50 meter and the angle between velocity vector and total acceleration, find angle between if it is retarding, if its speed is decreasing at a rate of 2 meter per second square at the time when its speed is 10 meter per second.
ओके, आ रही है क्या बात समझ में? हाँ जी। तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो। सर्किल की रेडियस दे रखी है 50 मीटर, एंगल बिटवीन V एंड AD, वेलोसिटी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल निकालना है। यदि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो मान लिया किसी टाइम पर वेलोसिटी इसकी v है, और कब निकालना है? जब इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो जब इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और ये डिक्रीज हो रही है और ये रेट दे रखा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर। दूसरी बात, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो गई और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया मान लिया, तो AR किधर होगा? AR इधर होगा। तो AR कितना होगा? v स्क्वायर अपॉन r, और v कितना है? 10 का स्क्वायर, r कितना है? 50, 100 अपॉन 50, AR हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो AR हो जाएगा ये। तो जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा ये कितना आएगा भी टोटल एक्सेलरेशन? ऐसे कितना आ जाएगा? 280 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? यस। तो क्या आप मेरे को एंगल बता सकते हो AD वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल? यस सर। कितना आएगा बेटा? एक सेकंड। So tan inverse 45 degrees और सही से देखो इधर ये 80 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और AR भी कितना आया? तो जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। लेकिन हमें एंगल किस किस के बीच में निकालना है? तो कितना आएगा? 135 है ना? ये बात समझ में आ रही है? V और 80 के बीच के पूरे एंगल को अल्फा माना था। हाँ, और फिर जो वो ट्रायंगल के अंदर आया उसको 90 माइनस अल्फा को लिखा था tan ऑफ AR बाय 80 के बराबर। तो बात तो एक ही है, ये तो 90 हो गया और ये 45 हो गया, तो हमें तो इसके और इसके बीच में एंगल निकालना है। और तो सर इसमें मेरी अल्फा की वैल्यू 1 होगी और अल्फा मैंने पूरा एंगल माना था। नहीं, तो अल्फा तो माना आपने, लेकिन चित्र में देख करके बताना पड़ेगा ना अपने को। भाई आपने समझ में आई ना बात?
और ऑब्ट्यूज एंगल होगा जब भी स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी और एटी के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होगा। मैंने लिखाया भी था, चित्र देख करके बनाना इसे क्वेश्चन को, मैथमेटिकली नहीं होगा ये। अच्छा, अभी आप लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, अगर जो ये यूसीएम है, यूसीएम है, तो इसकी जो रेडियस आर है इन यूसीएम, v इक्वल टू क्या होगी आर ओमेगा, और ओमेगा क्या होगा v अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट होगा। तो अल्फा कितना आएगा इस केस में? 0। यूसीएम बात समझ में आई? लेकिन अगर जो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, v इक्वल टू आर ओमेगा तो रिलेशन रहेगा ही किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे मान लिया ये v1 थी और यहाँ पे v2 बढ़ गई, पहले यहाँ पे छोटी वेलोसिटी थी, अब यहाँ बड़ी वेलोसिटी हो गई, अब यहाँ पे जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी मान लो। तो इसकी लीनियर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा भी क्या होगा? ओमेगा भी बढ़ेगा। इफ v increases ओमेगा will also increases। तो जब ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा होगा इसमें, है ना? अल्फा होगा, है ना? तो अल्फा होगा। अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है या मतलब वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन इसे कराने का मेरा पर्पस ये है कि देखो वेलोसिटी में रिलेशन होता है v और ओमेगा, ओमेगा में v इक्वल टू आर ओमेगा। यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं r तो सेम रहेगा, ये आ जाएगा at इक्वल टू आर अल्फा। बात समझ में आती है नहीं? यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा और ये at अपॉन आर के बराबर होता है। कॉपी कर लो। सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कांस्टेंट कैसे आया? v तो बढ़ता जा रहा है। एक मिनट, कंफ्यूजन। अल्फा कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो तो ओमेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तुम ही बताओ मेरे को, सोचो। नहीं आ रही बात समझ में? कार है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, चल रही है। यहां पे v1 है और यहां पे v2 है, तो क्या रिलेशन होगा v1 v2 में? v2 बढ़ेगा
v2 बड़ी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी बढ़ेगी। और अगर जो मान लिया ये ऐसे होता 2t होता तो भी वेलोसिटी बढ़ती, और ये भी मान लिया वेरिएबल होता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्सेलरेशन है चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। सभी क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई, लिख लिया क्या? अच्छा, इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। तो जैसे b इक्वल टू आर ओमेगा मेरे को याद रहता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर होता है, सही है? इसी तरीके से a इक्वल टू आर अल्फा अपने को याद रहता है, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म at जो होगा वो अल्फा क्रॉस आर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बात? भाई इसे डिफरेंशिएट कर देंगे ना अपन, dv अपॉन dt और d ओमेगा अपॉन dt क्रॉस r, तो ये हो जाएगा at वेक्टर अल्फा क्रॉस r। बात समझ में आई? So this is the relation between tangential acceleration and angular acceleration. मैं एग्जांपल लिखता हूं। If particle moves with angular acceleration 6 radian per second square and with 2√2 radian per second angular speed, ठीक है? If radius of circular path is 1 meter, its total acceleration in meter per second square will be,
पहला ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 100, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 10 बताओ आंसर। Yes, sir, it's clear. हाँ भाई कैसे करेंगे बताओ। पार्टिकल मूव विद एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा दे रखा है 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है किसी टाइम पर ओमेगा 2√2 रेडियन पर सेकंड। साथ में रेडियस दे रखी है कितनी 1 मीटर। तो आपको टोटल एक्सेलरेशन यानी कि ए टोटल आपको निकालना है। तो ए टोटल कैसे निकालोगे बताओ। देखो ए आर आएगा और एटी आएगा, तो एटी इज इक्वल टू आर अल्फा से, तो 1 इंटू 6, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट अबाउट ए आर, ए आर कैसे निकालेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r से या r ओमेगा स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हो। r है 1 और ओमेगा है 2√2 का स्क्वायर, तो रेडियल एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, जो ये टोटल एक्सेलरेशन आएगा रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में वो आपसे एंगल वगैरह भी पूछ सकता था। हाँ वही निकाल देते ना। ये तो 6 8 10 वाला सर्किल है, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 10। अल्फा यदि पूछते तो अल्फा कितना था 53 डिग्री।
हाँ बेटा, अभी देखो तो क्या होगा? Yes, sir. वो सुगंध का है। हाँ Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन लिख लो दूसरा, लिख लो एक एग्जांपल। ए पार्टिकल इज मूविंग with tangential acceleration along a circle of radius capital R, such that its tangential and radial acceleration are same. If at t is equal to 0, the speed was v0. Then find the time to complete first revolution. A, R upon V naught. B, R upon V naught 1 plus e की पावर minus 2 pi. C, R upon V naught. D, R upon V naught. ये ऑप्शन है। सही है। हाँ, कैसे करेंगे बताओ। वो ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी तो v नॉट है यहां पे। तो वो कह रहा है कभी भी किसी टाइम पर उसके टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, वो हमेशा क्या रहते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहते हैं। सही है ना, मैग्नीट्यूड में रहते हैं या किसी टाइम ठीक रहेगी नहीं, एट एनी इंस्टेंट such that are same at
एनी इंस्टेंट, लिख लो इसे, ये लिख लो जरा। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि यहां से स्टार्ट होगा पार्टिकल, यूं घूम के यूं आना, तो कितनी देर में आएगा? AR बराबर 80, AR इज इक्वल टू 80, सही है बात? तो AR तो होता है v स्क्वायर अपॉन r और 80 होता है dv अपॉन dt, या इसे हम v dv अपॉन ds भी लिख सकते हैं, और v स्क्वायर अपॉन r, तो v अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन ds, तो ds अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन v, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे हम s बराबर 0, यहां पे तो s बराबर 0 है ना, और s बराबर 0 पर वेलोसिटी v है, कितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इसने कवर कितनी करी s, तो जो s पे है वेलोसिटी कितनी हुई v, तो 1/r, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा s फ्रॉम 0 टू s, और ये आ जाएगा ln v फ्रॉम v0 टू v, कॉपी करो यहां। Yes, sir. ठीक है भाई, तो ऐसे करें, तो कैसे करेंगे बताओ? 1/r और s माइनस 0 इज इक्वल टू ln v माइनस ln v0, तो ln v अपॉन v0 इज इक्वल टू s अपॉन r। देखो मैं इसे t की टर्म में भी लिख लेता, लेकिन वो ना मतलब काम नहीं करता अपना। कर सकते हो क्या आगे अपने आप से? टाइम निकालना है हमें, डिस्टेंस उसे कितनी कवर करनी है बता सकते हो आप मेरे को? 2 पाई, इंडिकेट कर दो बस।
हाँ भाई, तो इंटीग्रेट करेंगे dt से e की पावर माइनस अपॉन r ds। हाँ भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर kx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर kx अपॉन k। ये बात समझ में आती है नहीं? तो ये हो जाएगा 0 से t, फ्रॉम 0 टू t, ये हो जाएगा e की पावर माइनस s अपॉन r अपॉन माइनस 1 अपॉन r, फ्रॉम 0 टू 2 पाई r, 0 से 2 पाई r। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा v नॉट t, और ये आ जाएगा माइनस r e की पावर माइनस s अपॉन r फ्रॉम 0 टू 2 पाई r। तो मैं लिखूंगा इसे माइनस r, पहले लिखेंगे हम e की पावर माइनस 2 पाई r बटे r माइनस e की पावर माइनस 0 माइनस r e की पावर माइनस 2 पाई माइनस 1, ये हो जाएगा r e की पावर माइनस 2 पाई और v नॉट t। तो t आ जाएगा r अपॉन v नॉट e की पावर माइनस 2 पाई। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं इसका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे लिख लो आप। हेलो, हाँ बताओ। घर आके खाएंगे ना? लिख लो क्वेश्चन। The kinetic energy K of a particle depends upon distance covered as k is equal to as square, where a is constant. The total force acting on the particle as a function of x, है ना, as a function of s। a ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 2a s स्क्वायर अपॉन r। b ऑप्शन भी लिख रहा हूं, 2as 1 अपॉन s स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की पावर 1/2। c ऑप्शन है 2as। d ऑप्शन है 2a, none of these। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2a s स्क्वायर अपॉन r, 2a s स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है क्या बात? तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे अपन, कि जब कोई पार्टिकल घूम रहा है और उसकी रेडियस कितनी मालूम है, r। यहां पे लिख लेना r क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर है क्या बात? ऐसे
तो जो काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम पर इसकी स्पीड कितनी है v, तो काइनेटिक एनर्जी है as² यानी कि हाफ m v² = as²। यस। तो जब काइनेटिक एनर्जी पता लग गई तो हमें v² भी पता लग जाएगा। तो एक तो हमें रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए होता है और एक चाहिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो पता लग जाएगा कैसे, v²/r से, तो 2as²/m × r। ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो जब हमें ये पता है v, तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप किसी तरीके से? देखो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s पता है, तो जो at होता है वो dv/dt तो होता ही है, लेकिन ये v dv/ds भी होता है। तो देखो बोर्ड पे, तो जो v आएगा यहां से वो 2am × s आएगा। करो कॉपी यहां। हाँ भाई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर, v dv/ds, तो v तो है √m × s, और dv/ds कितना आएगा, s का डिफरेंशिएशन 1 2a/m, इसका dv/ds करेंगे तो √2am/m, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2as, तो रूट में है ना, × s, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2as/m आ जाएगा। सही है? तो हमें क्या निकालना है इसमें, फोर्स निकालना है, फोर्स। तो जो फोर्स होगा वो टोटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय m होगा, है ना। तो जो फोर्स होगा m × a टोटल, a टोटल जो होगा at² ar² m × at क्या है 2as/m का स्क्वायर, और ar क्या है 2as² m × r का स्क्वायर। तो बेटा क्या कॉमन लेंगे हम इसमें हम कॉमन लेंगे 2as/m कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो बनेगा 1 और यहाँ पे बचेगा हमारा s/r का होल स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2as √s/r का होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल फोर्स एंड द B option is the correct option. देखो एक क्वेश्चन में और दिखाता हूं इसमें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना।
शीट में दे रखा है ये, मैंने आपको शीट और थ्योरी की शीट और एक्सरसाइज की शीट भी मैंने आपको सेंड कर दी है। लिखो एग्जांपल, लिखो ए पार्टिकल begins to move with tangential acceleration of constant magnitude of 0.6 meter per second square in a circular path. If it slips when its total acceleration becomes 1 meter per second square. Find the angle through which it would have turned before it starts to slip. क्लियर है क्या बात? देखो मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देता हूं, आप इसे समझना। begins to move यानी u0 ओमेगा 0 with constant acceleration यानी कि at की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकेंड। सही है। और ये है इट स्लिप्स इफ टोटल एक्सेलरेशन यानी टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है तो वो फिसलने लगता है। तो जैसे मान लिया ये था, आपने स्टार्ट किया इस पॉइंट से चलना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है यहां पे 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा इस पे? 0। अब ये जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसमें जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा a टोटल वो ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर आ जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि यदि a टोटल ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो वो स्लिप करने लगता है। तो इस केस में उसने एंगल कितना घूमा? पढ़ लो एक बार 6 सवाल। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब अपन इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो जाएगा ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, और at की वैल्यू तो 0.6 दे रखी है, तो ar स्क्वायर प्लस 0.6 6 36, तो 1 माइनस 0.36 ar स्क्वायर 0.64 ar, तो ये हो जाएगा 64, हाँ 64/100 ar का रूट, तो 8/10, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन।
करो कॉपी यहां पे। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को बता सकते हो थीटा कैसे निकालेंगे? देखो, जब ये ए आर है तो हमें एक तो इसकी v पता लग जाएगी, और v इसकी रेडियस दे रखी थी क्या? रेडियस Yes, sir. अच्छा, तो कौन सा क्वेश्चन था ये? अच्छा इसमें था ना, एक चलो कोई बात नहीं, रेडियस नहीं दे रखी, तो ए आर है, तो ए आर जो होता है वो बी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर होता है, क्लियर है? तो ए आर हो गया इसका 0.8 और ये हो गया आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस जगह लीनियर स्पीड कितनी थी? 0, तो यहां पे कुछ v आ गई होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0, तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई? ओमेगा, और ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ भाई, तो कैसे करें? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लगा दूं क्या? तो ओमेगा तो 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर आएगा 0.8 अपॉन आर, इसे मैं रेडियस आर लिख लेता हूं कैपिटल थोड़ी देर के, सही है? तो ये 0.8 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? 0.8 इज इक्वल टू 2 आर अल्फा इंटू थीटा, तो टेंजेंशियल इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.6 इज इक्वल टू आर अल्फा, तो यहां पे आ जाएगा 0.6 इंटू थीटा, तो जो थीटा होगा वो 0.8 अपॉन 2 इंटू 0.6, 8 अपॉन 2 इंटू 6, 4 अपॉन, सॉरी कितना जाएगा? 4 अपॉन 6, यानी 2 अपॉन 3 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। हेलो, हाँ बताओ। हाँ क्या? अच्छा ठीक, स्कूटर कहाँ है? यहाँ पे स्कूटर बाइक है कुछ? यहाँ पे तो नहीं। चल ठीक है, देख लेंगे।
ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन किए आज हमने काफी इसमें। क्रिएट अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। सही है, ये है। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपनी शीट में अलग से उसका सेक्शन बना के दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करते हैं। और वो सेक्शन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है क्या बात? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लिया ये सर्कुलर मोशन है और किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है और ये रेडियस है इसकी, तो रेडियस r है, तो इस पे लगता है ar। तो जो ar वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर और ar वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पहली बात। सही है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो ar होगा वो v²/r होता है। साथ में जो ये r होता है रेडियस, इसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू v²/r, और सही तरीके से लिखें तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC। ऐसे लिख लो, मैं सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये है, तो देखो, जैसे मान लिया कोई पार्टिकल है, जब वो किसी कर्व पर मोशन करता है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए कर्व, जैसे कर्व पे मोशन कर रहा है, ये ऐसे गया यू कर रहा है, तो जब ये, अब ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर उस मोशन को आप उस इमेजिनरी सर्किल का पाथ समझ सकते हो, पार्ट समझ सकते हो। ये रहा, जैसे इसका सर्किल यहाँ पे है, ये कर्व है, तो इस समय जो इसकी रेडियस होगी, इस कर्व की रेडियस, जैसे कर्व था ना ये, तो इस पॉइंट पर इस कर्व की जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। जैसे इस पॉइंट पे ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहां पर एक कर्व, इमेजिनरी कर्व बन जाएगा, और ये तो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सर्किल में ही मूव करे, वो किसी कर्व पाथ पे मूव करता हुआ भी किसी इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो करना क्या है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, मान लिया, तो आपको इस सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन निकालना है हर बार, एक्सेलरेशन निकाल करके, और आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालेंगे, तो जो ROC होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर,
वो V परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ए आर से लिख लेंगे, दैट्स इट। मैं एग्जांपल लिखता हूं इसका, 3-4 एग्जांपल करते हैं, वही आते रहते हैं इसमें से लौट लौट के। तो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट highest point of the projectile as shown in figure, as shown in figure। बोर्ड पे देखो जरा, कैसे जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंकते हो तो ये कर्वीलिनियर पाथ में मोशन करता है, तो इस पॉइंट पर आपको ये जो सर्कुलर पाथ बने, सर्कुलर पाथ होगा है ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर है क्या बात? ये हाईएस्ट पॉइंट, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यू हैव टू फाइंड। तो देखो कैसे करेंगे, नोट पे देखो। तो ये चित्र तो बनाए रखना है ऐसे ही, 1 मिनट में दूसरा चित्र बना देना और यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे। तो बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पर जब यहाँ पर है तो आप पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है पार्टिकल का? बस, वेरी गुड। मैं तो सोचा कि भूल भाल लग रहे हो, जी लगेगा। और जो वेलोसिटी है ये कितनी होगी यदि ये u है? u cos थीटा, वेरी गुड। तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा और ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा। मतलब आप इसे ऐसे मत बनाओ, एक ऐसे बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी g और परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी u cos थीटा। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू हो जाएगी v परपेंडिकुलर अपॉन ar, u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन g, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g इज द करेक्ट आंसर। ये है इस हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई। ये जो रेडियस है ना, आप इसकी वैल्यू कितनी है? In above question,
in above question find ROC at point of projection. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियल, ये पैराबोलिक पाथ होता है पहली बार। तो इस जगह हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। किस जगह? इस पॉइंट पे। जैसे ही हमने फेंका तो अलोंग ये तो हो जाएगी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ये बात है। तो इस पॉइंट पर जब फेंकेंगे तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो ये हो जाएगी ये ना, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरीके से कर्व बनाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, है ना। तो अपन यहां बनाएंगे दोबारा से, ऐसा नहीं है उसमें कर देंगे। ये तो हो गया v परपेंडिकुलर u करके, और थोड़ा सा खींच के ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस समय ये ऐसे रेडियल एक्सेलरेशन ये होगा आपके पास। लेकिन आप मेरे को बता सकते हो कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगा जी होगा ना। तो हमें तो निकालना है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जी है। हाँ, इसका कंपोनेंट लेंगे। बताओ इसका कंपोनेंट कितना आएगा? थीटा ये एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा ही रहेगा, ये cos थीटा है। बिल्कुल सही बात है। ये 90 माइनस थीटा है थीटा, तो जो AR हो जाएगा वो g cos थीटा हो जाएगा, और v परपेंडिकुलर इस केस में u ही होगी। तो जो ROC होगी इस केस में R, वो v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे पिछले वाले में AR सिर्फ g cos थीटा होगा। एक मिनट, g cos थीटा इक्वल टू AR होगा। AR cos थीटा स्क्वायर कर रहा है आपने, R इक्वल टू v परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, कैसे लिखते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? AR अपॉन A बराबर v स्क्वायर अपॉन R होता है ना, तो R बराबर v स्क्वायर अपॉन A, सही तो लिखा है। स्क्वायर कर दिया नीचे। अच्छा, आगे g स्क्वायर cos ओके।
दिस इज ओनली जी cos t. Yes. Yes, sir. ठीक है भाई, तो ये बात है। तो क्या मेरे को आप इसमें आर ए आर बी का रेशो बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बताएंगे? तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस। तो आर ए का तो मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी के अभी, Yes. ये रहा। तो आर ए जो होगा वो u स्क्वायर अपॉन जी cos 60 होगा। ये तो ये आ रहा ऐसे ऐसे करके, सही है। आर बी की बात रह गई, तो चित्र हम दूसरा बनाएंगे, है ना। ये तो क्वेश्चन है, आप इसे यहां बना दो ऐसे करके, और ये 45 एंगल दे रखा है, तो यहां हम v मान लो, vb। इस वेलोसिटी को क्या मान लिया मैंने, vb। तो ये जो होगी, यहां पे कितना था u और ये 60 था, तो ये तो u cos 60 रहेगा। तो हेलो, Yes, sir. ओके, तो ये होगा vb cos 45। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहते हैं, Yes. और vb इंटू 1/√2, तो जो vb होगा वो u अपॉन √2 हो जाएगा। एक बात तो ये होगी। Yes. अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे कर्वेचर की। तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो ये हो जाएगी, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा यहां होगा ऐसे, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इस तरीके से मूव करेगा। तो क्या एक्सेलरेशन इसका जी इधर की ओर नहीं होगा, Yes. और ये 45 तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45। तो AR जो होगा वो होगा G cos 45। G का कंपोनेंट विल बी इक्वल टू AR। AR पता लग गया, V परपेंडिकुलर पता लग गई, तो V परपेंडिकुलर होगा ऐसे, है ना। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो V परपेंडिकुलर अपॉन AR होगा। तो V परपेंडिकुलर जो है वो u अपॉन √2 का स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन है g 1/√2, क्योंकि cos 45 होता है 1/√2। तो जो rb होगा वो u स्क्वायर अपॉन 2 और g अपॉन √2 होगा। तो u स्क्वायर अपॉन g √2 आंसर है। और ये कितना था अभी, u स्क्वायर अपॉन g 1/2 2 स्क्वायर अपॉन g। तो ये आर आ जाएगा, ये आर भी आ जाएगा।
मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, इसलिए आर ए अपॉन आर बी, आर ए कितना होगा 2u स्क्वायर अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी रूट 2 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। ये है, ठीक है बेटा।